वो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन का जो प्राइस होता है, एक क्वेश्चन में पूछा था ये स्टॉक और फ्लो क्यों नहीं होता, स्टॉक और फ्लो क्यों नहीं होता। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। देखिए आप सबके लिए मैंने एक्सप्लेन करा था, लेकिन मैं भी 2-3 बजे पहुंच पाते, तो थोड़ा लेट हो जाता हूँ। तो ये प्राइस का जो पॉइंट होता है ना, जो प्राइस होता है, अगर जैसे मैं अभी इस बुक का कितना प्राइस है, तो अगर बस इसका प्राइस मान लो 10 रुपीज है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, तो स्टॉक बन जाएगा। लेकिन अगले ही मिनट इसका प्राइस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, प्राइस तो चेंज होता रहता है, प्राइस तो एक चेंजेबल वेरिएबल है ना। अगले ही मिनट इसका प्राइस क्या होता है, 12 हो जाता है। तो इसका जो 2 रुपीज प्राइस चेंज हुआ, पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हुआ है, इसलिए इसका इसका आंसर कहना फ्लो है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन नहीं होता, प्राइस का कभी एक पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन नहीं होता। जैसे नेशनल इनकम है आपके पास 5,000 करोड़ रुपीज, हमारी नेशनल इनकम 5,000 करोड़ रुपीज है, तो ये तो एक अमाउंट हो गया, ठीक है, और जो साल चेंज होता रहता है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई अभी कितना अमाउंट है हम पे टोटल, अभी स्टॉक है, ये तो स्टॉक हो जाएगा अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 जैन को हम पे टोटल कितना स्टॉक, प्राइस क्या होता है, ये पर मिनट चेंज होता रहता है। तो इसका जो आंसर, ये वाला क्वेश्चन का सिर्फ मैंने ना मतलब मास्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मास्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है और आया भी हुआ है, तो इसका नो टाइम डायमेंशन होता है, इसके ऊपर थ्योरी दी गई है पूरी की पूरी, इस पॉइंट के ऊपर प्राइस के ऊपर। तो दे नो दे परफेक्ट टाइम डायमेंशन फॉर प्राइस, परफेक्ट टाइम डायमेंशन फॉर प्राइस, टाइम डायमेंशन इसके लिए परफेक्ट टाइम डायमेंशन नहीं है, क्योंकि इसके टाइम तरीके से देखे जाते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से आप स्टॉक की तरीके ट्रेड करना चाहो तो वैसे कर लो, तो इसलिए इसको पर्टिकुलर बोला ही नहीं आता कि ये स्टॉक है फ्लो है, ये तो अकॉर्डिंग टू इसकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे क्या, किस कंडीशन में अपनी स्टेट करता है, किस अवस्था में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर ये है, अगर एग्जैक्ट बताना चाहूँ तो नो टाइम डायमेंशन ऑफ द, नो परफेक्ट टाइम डायमेंशन, ठीक है, ऑफ द प्राइस, व्हाई इट इज नॉट अ स्टॉक और फ्लो, इसलिए स्टॉक और फ्लो नहीं माने। इसका ये पर्टिकुलर एकदम फिक्स आंसर दे दिया मैंने, जो मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। पढ़ाया तो है नहीं किसी को, क्योंकि मास्टर्स के अंदर होता है, और आपकी बुक में अगर यार मैम ने पूछा है तो अच्छा ही क्वेश्चन पूछा है, बच्चों रख दो उसको। अभी कैसे नेशनल इनकम का भी बोला था ना मैंने, बट नेशनल इनकम का जो सॉल्व कर रखा है वो मेरे पे अभी नोटबुक है नहीं, नोटबुक में सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, जो उसमें लिखा हुआ है मुझसे। सचिन आपके पास वो पड़ा हुआ है अभी, पीडीएफ पड़ी हुई है मेरे पे, मुझे रिसेंड कर दो दोबारा एक बार, अभी या तो मैं दोबारा से एक ओके बार सर। सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे ना नोटबुक ना उसमें रखी हुई है बैग में, बैग मेरे फ्लैट पे रखा हुआ है, आप मुझे रिसेंड कर दो एक बार। जीडीपी बेटा, जीडीपी फ्लो होगा, जीडीपी जैसे, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी जो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, तो घाट तो बढ़ता अगर रहता। जैसे आपसे बोला जाता है कि फर्स्ट जैन को इंडिया का जीडीपी कितना है, फर्स्ट जैन को इंडिया का जीडीपी कितना है, ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है, ड्यूरिंग द 1 ईयर, ड्यूरिंग द काउंटिंग, तो फ्लो हो जाएगा ये। अगर आपसे पूछा जाता है पर्टिकुलर क्या डेट दे देगा आपको, अगर डेट दे देगा ना, जैसे 31 दिसंबर को हमारा जीडीपी इतना है, तो वो स्टॉक हो जाएगा। लेकिन जीडीपी तो पर ईयर चेंज होता रहता है ना, नेशनल इनकम की तरह तो होता है जीडीपी, तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया था ना, जीडीपी किस मेजर किया था, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए फ्लो हो जाएगा ये, और ये चेंज होता रहता है। तो बच्चों एक ना क्वेश्चन है, देखिए मैंने बुक उठा ली है, एक बस ये क्वेश्चन है जो अभी तक मतलब किसी, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है इस साल का ना, दिख रहा है आप सब बच्चों को, यस सर। ये वाला क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन को ना बस नोट कर लो, आप सॉल्व मैं करूंगा, क्योंकि सॉल्व ना आप लोग करोगे तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बस ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैंने जो कपड़ा नोट रखा रखना था ना, सर, खोल दो खोल ये दो क्वेश्चन आपको बुक्स में खोल मिलेगा दो ये। नहीं, ये तो लेटेस्ट बुक है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है।
और बुक्स के अंदर ही अवेलेबल नहीं है वाला book। स्क्रीन हाँ मैं देख रहा था कुछ बच्चों का डिस्टेंट हो गया है, तो उनको देख रहा था किसका डिस्टेंट हो गया है। मतलब ऐसे मतलब फोन ना रखना फोन छोड़ के बिना फोन के ऐसे जा तो फोन के फोन में ले जाओ अच्छा एक लड़का तुम्हारे बैच में आता है सिर्फ वो फीस देने के लिए, 1 महीने में 2 दिन आता है, फीस देके फिर चले जाता है। उसमें क्या पढ़ेगा, कैसे पास होगा। चलो बेटा करो, कल से स्क्रीनशॉट लिया है मुझसे सर हमारे से लेके। सर एक सेकंड बच्चों ने बहुत आराम से जितनी कर सकती है दिप्ति। सर ट्राई कर सकती हूँ। और बेटा ट्राई मैं भी कर सकता हूँ। प्रियंका हो जाएगा। सर कर रही हूँ मैं अभी। 25 आपसे हो जाएगा। सर अभी ट्राई कर रही हूँ हुआ नहीं पूरा। अच्छा नोट डाउन कर लिया सब बच्चों ने। यस सर चलो अब स्क्रीन गई, एक बार मैं चेक कर लूँ कौन कौन नहीं आया है। अंकित नहीं आया है, मानव नहीं आया है, लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी तो आई है नीचे एकदम। एक मानव, 2 बच्चे और हैं कोई, मेरे नाम याद नहीं आ रहा। बच्चों का सॉल्व।
बच्चों करूँ मैं या टाइम लग रहा है बहुत? न्यू यस चैप्टर सर। भी बच्चों आया, किसी का आंसर आया? कितने कुछ भी आया आंसर? सर मेरा रेवेन्यू डेफिसिट 774 आ रहा है। हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट तो सही आया आपका, बहुत बढ़िया। और सर फिजिकल डेफिसिट आ रहा है 1113। अरे क्या बात है दीप्ति, क्या कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया भाई। देखो दीप्ति के भाई दोनों आंसर सही आ गए हैं। और सर प्राइमरी डेफिसिट 100। दीप्ति यहीं पे गलती कर दी आपने। मैंने तो सर वो फिर वैल्यू गलत उतारी होगी। नहीं वैल्यू गलत नहीं उतारी, नहीं अभी तुम्हें मैं आज चमनप्रास से डब्बा गिफ्ट करता आज मैं। पार्टी चमनप्रास की पार्टी करेगी दीप्ति है? नहीं सर। संडे एपीएल है क्या सचिन? सचिन यस सर है, यस सर एपीएल है सर इस टाइम फर्स्ट। अगर मैं सर आप आ रहे हो क्या आज? क्लास है सब आ रहे थे क्या आज आप? आज 7 बजे सोच रहा हूँ मैं आने की। आ जाना सर, हमारे इस टाइम पे छुट्टी होती है। हाँ 7 सवा 7 तक, क्योंकि मेरी 7 बजे होम ट्यूशन रहता है, तो उसको मैं पढ़ा के फिर निकलूंगा यहाँ से। क्योंकि सर से मिलने तो आऊंगा मैं 7 सवा 7 तक आऊंगा। अच्छा यहाँ से दूर लगा दिया, कहाँ गया तू? नौ लगा दे तो मानो तू। करूँ बच्चों में स्टार्ट? यस सर। अब निशान लगा गाड़ी ऊपर करके पढ़ लो। देखिए सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट बताएंगे हम। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, ये तो फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट का। अब भाई सबसे पहले आपको देखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है गिवन है क्वेश्चन में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है आपको 2828 डबल वन गिवन है। माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरह की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। अगर आपको याद होगा रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप की होती थी, एक टैक्स रिवेन्यू होता था, टैक्स रिवेन्यू होता था, और दूसरा क्या होता था नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो टैक्स रिवेन्यू कितना दिया हुआ है 1037 टैक्स रिवेन्यू दिया है 1037। और नॉन टैक्स रिवेन्यू कितना दिया हुआ है? नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या आता है? नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। नॉन टैक्स रिवेन्यू में आता है इंटरेस्ट आता है। अगर आपको याद होगा इंटरेस्ट जो भी रिसीव होता था गवर्नमेंट को, सॉरी जो इंटरेस्ट रिसीव होता था, कितना रिसीव होता था गवर्नमेंट को अपनी डोमेस्टिक लैंडिंग से। अगर इंडिया ने डोमेस्टिक लैंडिंग कर रखी है, इंडिया की गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक लैंडिंग कर रखी, कितनी लैंडिंग कर रखी थी, तो उस पर इंटरेस्ट मिला है 400 का, 400 का इंटरेस्ट मिला है। और प्लस में क्या मिला है उसके साथ साथ डिविडेंड और प्रॉफिट भी मिला हुआ है। डिविडेंड प्रॉफिट किससे मिलता था? बिजनेस से। तो ये हो गया 600। तो 600 400 को ऐड कर दूंगा 1000 हो जाएगा आपका। तो बच्चों ये दोनों क्या गया, टैक्स रिवेन्यू तो आपका 1037 आ गया और नॉन टैक्स रिवेन्यू आ गया 1000। तो टैक्स रिवेन्यू कितना है 1037 और नॉन टैक्स रिवेन्यू कितना है 1000। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 2811, कितना हो गया 2037। 2037 आ गया। अब 2037 को जैसे आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? इसमें से 2811 में से इसको लेस करेंगे तो आएगा आपका 774 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 774 आ जाएगा। तो पहला आंसर ये आ गया। एक बच्चा पूछा सर ये कौन सा निशान लगाया आपने? अबे कुछ नहीं, आंसर होता है। तो
कोई बच्चे को ना समझे या ऐसे में टाइम मार देता हूँ, अपना तरीका होता है। तो आंसर है आपका, ठीक है। अब इसके बाद आएगा फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? नेट ऑफ लैंडिंग, नेट ऑफ बोरिंग, सॉरी लैंडिंग बोल रहा हूँ मैं, नेट ऑफ बोरिंग, ठीक है ना, ये होता था। अब भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर दो एक्सपेंडिचर आते थे, एक आता था टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दो एक्सपेंडिचर आते थे, एक आता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आता था कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 2811 प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 574 माइनस में टैक्स रिवेन्यू कितना है? अब टैक्स रिवेन्यू दो टाइप का होता था, एक ये होता था रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता था कैपिटल रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट तो आपने ऊपर ही निकाली थी, देखो मेरी कितनी निकाली थी, याद आ गया आपको? 2037। तो ये समझ जाओगे ना, रिवेन्यू रिसिप्ट ऊपर निकाली आपने, तो यहीं से लिख दिया मैंने इसको देख के। और बच्चों ये दे रखा है आपको हाँ कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट आपको निकालनी पड़ेगी। कैपिटल रिसिप्ट के लिए आपको क्या दे रखा है? कैपिटल रिसिप्ट के लिए बताओ, क्वेश्चन में दे रखा था प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पीएसयू। मतलब उन्होंने अपने पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनियां होती है, उन्होंने अपने शेयर्स को क्या कर दिया? सेल कर दिया है। उन कंपनियों ने अपने शेयर्स को सेल कर दिया, जिसको हम क्या बोलते थे? डिसइन्वेस्टमेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? डिसइन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर तीन चीज आती थी, एक डिसइन्वेस्टमेंट आता था, एक रिकवरी ऑफ लोन आता था, बोरोइंग आता था। लेकिन बोरोइंग को तो आपको लेना ही नहीं होगा, क्योंकि ये नेट ऑफ बोरिंग होता है ना, बोरिंग को छोड़कर। तो इसके अंदर दो चीजें आती थी, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आती थी, एक तो रिकवरी ऑफ लोन और एक आता था पीएसयू वाला, मतलब जिसमें वो अपनी कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। रिकवरी ऑफ लोन कितना है? 135। देखो ठीक है ना, ये आ गया 235। तो इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 2811,574, 58,853, 213, 3385 हो गया, 3385 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? इसको बेटा ऐड करेंगे, कितना होगा? 2037 को ऐड करेंगे, 2037 को ऐड करेंगे, 235 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 5 कितना हो गया? 12, 3 और 3 कितना हो गया? 6 और 1 7 और 2 2272, 2272 आ गया। अब 3385 में से 2272 को आप लेस कर दोगे तो कितना आएगा बच्चों? ये 113 आएगा, 1113, जैसा बोला था दीप्ति ने। यहाँ पे भी ये भी आंसर सही था भाई, ठीक है। अब यहाँ पे गड़बड़ी हुई प्राइमरी डेफिसिट में। प्राइमरी डेफिसिट का मामला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन यहाँ पर एक ना ट्रिक दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। फिस्कल डेफिसिट तो आपका आ गया 113 आ गया, ये तो बहुत सिंपल आ गया। अब इंटरेस्ट पेमेंट है ना, इंटरेस्ट पेमेंट बताओ उन्होंने कितनी करी है? इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एक्यूमुलेटेड डेब्ट ये करी है 1013। लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक बात और मेंशन करते हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है, देखो ये ना असल में इसके बारे में कभी मेंशन नहीं कराया था। नेट इंटरेस्ट पेमेंट होती है। क्या होती है? नेट इंटरेस्ट पेमेंट। ये असल में जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है नेट होती है। तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट तो आपने 1013 करी है, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिला भी तो था। इंटरेस्ट आपने कितना अर्न करा था? देखो ये 400 था। अगर आपको याद होगा ना, ऊपर ही लिखा हुआ था थर्ड पॉइंट पे, इंटरेस्ट रिसीव बाय गवर्नमेंट ऑन द नेट डोमेस्टिक लैंडिंग। जो गवर्नमेंट ने लैंडिंग दे रखी थी उससे गवर्नमेंट को कितना इंटरेस्ट मिला था? कितना मिला था? 400 मिला था। तो 400 इसमें से माइनस करने पड़ेंगे आपको। ये बात आप आगे के लिए भी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद लेटेस्ट पहली बार देखा है इतनी बुक में, आज तो मैंने देखा है ये क्वेश्चन खुद इस साल मैंने पहली बार देखा है इस टाइप का क्वेश्चन कि 1013 में से, मतलब जो ये इंटरेस्ट पेमेंट करा है उसमें से 400 इंटरेस्ट मिला भी तो था आपको। तो एक्चुअल आपने पे कितना करा है, तो इसको लेस कर देंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपने 1000 रुपए किसी को दिए हैं, लेकिन आपको ये बताना तो भूल गया कि 400 रुपए आपको मिले भी तो हैं। तो आपने एक्चुअल में पे कितने करे? 600 रुपए तो करे। तो बस यहाँ पे 400 को लेस करना था। ये पेमेंट वाला इंटरेस्ट है, और सॉरी ये पेमेंट वाला इंटरेस्ट है, और ये रिसिप्ट वाला इंटरेस्ट है। तो रिसिप्ट को माइनस कर देंगे, रिसिप्ट वाले इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। 400 जैसे माइनस करोगे तो 1113 में से आप 400 तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 613 हो जाएगा। अब 613 में से 613 को आप माइनस करेंगे तो 00 और 11 में 6 कितना हो गया? 500। तो आपका आंसर होगा बेटा फाइनली 500 आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ बच्चों? नहीं हुआ?
बच्चों रख कर दूं? नमन रब कर दूं भाई? हाँ भाई कर दो, हो गया। सचिन हाँ भाई हो गया। लक्ष्मी शुभम यस सर। हाँ भाई। देखो अब बेटा इधर आ जाओ सारे बच्चे, मैं आपके 10 मिनट लूंगा इसके ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए जो बजट के ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, बेटा एक ऑब्जेक्ट आता है करने के लिए 4 मार्क्स का, एक सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा 4 मार्क्स का। अगर 3 ऑब्जेक्ट आएंगे तो 3 मार्क्स में आते हैं कई बार, लेकिन 99% इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन मुझे आदित्य नाम का एक लड़का उसने भेजे थे कुछ, तो वो क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव में से निकलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वैसे तो फर्स्ट में होता है बट मैं लास्ट में करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, जब भी बजट बना के रेडी किया जाता है तो क्या उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो क्या उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। यार आपने देखा होगा जब भी बजट आता है ना, तो आप देखते हो इस साल हम इस साल इतना एम्प्लॉयमेंट निकालेंगे, इसके रेट कम कर देंगे, उसके रेट बढ़ा देंगे, इस टाइप की आपने बातें सुनी होगी। बजट के बारे में ज्यादा तो जानते नहीं हो, लेकिन अब आपको काफी चीजें चैप्टर पढ़ने के बाद काफी चीजें पता चल गई होंगी। लेकिन जब भी बजट लॉन्च होता है, इशू होता है, तो उस कंडीशन में बताया जाता है बजट के बारे में कि इस साल हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मीन्स क्या होता है? ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है सिंगल, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है बेटा? देखो अपने रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करता है? जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, अपने एलोकेट होता है लगाना। प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स एलोकेट द रिसोर्सेज, एलोकेट द रिसोर्सेज, allocate the resources, those area of production, those area of production where they get earn more profit, they get earn more profit। मतलब भाई प्राइवेट सेक्टर अपने रिसोर्सेज को उस एरिया में एलोकेट करना चाहते हैं और उस प्रोडक्शन के एरिया में एलोकेट करना चाहते हैं वेयर दे गेट अर्न मोर प्रॉफिट, जहाँ पे उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले। दे गेट मोर प्रॉफिट, आप इतना भी लिखते हो, जहाँ पर उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले, ज्यादा प्रॉफिट वो लोग अर्न करें। लेकिन गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू, गवर्नमेंट थ्रू द बजटरी पॉलिसी, थ्रू द बजटरी पॉलिसी या थ्रू द बजट allocate the resources, allocate the resources, those area of production कहाँ पे लगाना चाहती है गवर्नमेंट? where government maintain balance between government maintain balance between profit और welfare, profit and welfare। मतलब गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करेगी उस एरिया में जहां पर गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी और साथ साथ में वेलफेयर भी हो। तो गवर्नमेंट इसके लिए कौन सी पॉलिसी चलती है? गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए? गवर्नमेंट क्या कर देती है? जो बेटा हार्मफुल गुड्स होते हैं, हार्मफुल गुड्स होते हैं, तो उन पे क्या करती है? हाई टैक्स लगा देती है, उन पे हाई टैक्स लगा देती है, हाई टैक्स इम्पोज करती है और क्या देती है बेटा? उनको सब्सिडी देती है। और उनको सब्सिडी बिल्कुल नहीं देती, उनपे सब्सिडी क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। लेकिन जिनको गवर्नमेंट जिनका प्रोडक्शन इंकरेज करना चाहती है, जिनका प्रोडक्शन इंकरेज करना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? जिनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट इंकरेज करना चाहती है तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट?
जिनकी प्रोडक्शन गवर्नमेंट इंकरेज करना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है भाई? उसके लिए गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है भाई? जिनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट इंकरेज करना चाहती है उसके लिए गवर्नमेंट, जैसे खादी, खादी आपने सुना होगा, खादी इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्री हो गया, इसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। तो इससे दो चीजें आपको मेंशन, गवर्नमेंट की दो अटेंशन पूरी होती है। एक तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, जो खादी का कपड़ा होता है वो एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, तो गवर्नमेंट, और पता है आपको खादी की डिमांड, इंडिया की खादी की डिमांड पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का हैंडीक्राफ्ट में खादी सबसे नंबर 1 पे सेल होने वाला आइटम है, एक्सपोर्ट होके बहुत ज्यादा सेल होता है। इवन इंडिया के अंदर भी काफी लोग खादी पहनते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्स को बेटा कहाँ लगाती है? खादी जैसी इंडस्ट्री में लगाती है, जहाँ पे उसको मोस्ट प्रॉफिट हो। और वेलफेयर क्यों होता है इससे? वेलफेयर क्यों होता है? क्योंकि खादी का जो इंडस्ट्री होती है वो हैंडीक्राफ्ट होती है। वो क्या होती है? हैंडीक्राफ्ट होती है, जिसमें बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करती है कि गवर्नमेंट बैलेंस मेंटेन कर सके। किसके बीच में बैलेंस मेंटेन कर सके? प्रॉफिट के बीच में और वेलफेयर के बीच में। बच्चों आ रहा है समझ में आपको? नमन आया भाई समझ में? हाँ भाई। दीपक बताओगे आप एक बार? दीपक भाई शांत रखता है। सचिन समझ आया भाई? लक्ष्मी बताना आप एक बार। लक्ष्मी, एक बच्चे का डिस्कनेक्ट हुआ है, चलिए फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ यार। लक्ष्मी का है तो नहीं बोल नहीं रही। समझ आया बेटा? खुशी? यस सर। यस सर। चलिए मैं तुम्हें भेज दी उसके घर पे। तो ये थ्योरी के पॉइंट हैं, इसलिए मैंने बस मेरा काम है ऑब्जेक्ट समझाना। और मैंने ये नोट्स में आपको ऑलरेडी भेज रखा है ग्रुप में, तो लर्न कर लेना बेटा। फ्राइडे को फिर इसका टेस्ट भी आप लोग का, इसका टेस्ट मैंने बना के भी तैयार कर दिया है, बहुत अच्छा टेस्ट बनाया है। देखता हूँ कौन बच्चा अच्छे से देगा इसका टेस्ट। इसका रैंक पॉइंट थ्योरी का टेस्ट है, ज्यादा बड़ा 25 मार्क्स का टेस्ट है, जिसके अंदर ये पेपर मेरे सामने रखा हुआ है बना हुआ। इसके अंदर क्या रखा है मैंने एक बार बता देता हूँ मैं आपको, आप ध्यान रखना। न्यूमेरिकल एक तो न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, और 1 2 3 मैंने एमसीक्यू रखे हैं, 3 एमसीक्यू रखे हैं। और बेटा हाँ ये ध्यान रखना, कौन से एक्सपेंडिचर, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट कौन से होगी, कैपिटल रिसिप्ट कौन से होगी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। अब आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ क्या बोलो बोलो, आवाज नहीं है बेटा। नहीं लिंक वाला नहीं आएगा इस बार। एमसीक्यू उसमें ही आपको करके देने होंगे आंसर शीट में। यार उस वाले बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मुझे लिखने में ना, फोन से। तो हिंदी का अलग लिखना पड़ता है, इंग्लिश का अलग लिखना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है, जब भी बजट बनके तैयार होता है तो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है। देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट है भाई, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बना के तैयार कर दिया है, ठीक है। ये गवर्नमेंट है और पब्लिक है। भाई गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इनसे जो टैक्स लेती है, गवर्नमेंट जो इनसे टैक्स लेती है, उस टैक्स को गवर्नमेंट क्या करती है? रिटर्न करती है। किसकी फॉर्म में? सब्सिडी की फॉर्म में।
तो इट इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ लोगों से अर्न करनी और उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इट इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। इट इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल justice, which is the prime object of which is the main objective of Indian government, which is the main object of the government like India, like India। ये इंडिया ऐसी कंट्री का बेटा मेन ऑब्जेक्ट है। इंडिया भाई देखिए, गवर्नमेंट बैठ से आपको किसके बारे में पहले पता चलता है? गवर्नमेंट बैठ से गवर्नमेंट बैठ द एक्सटेंड द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट बैठ होता है वो क्या शो करता है बेटा? गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी और एका टोपी गिरल बोला ना तो नहीं बचल ना बुढ़ा सोच के नहीं सोच सुतवे का ना है धागवा कहाँ रखे जैसे घर में कहाँ रखे थे कहाँ रखे अब मैं क्या करूं? अब मैं आधा घंटा नहीं जाऊंगा, आधा घंटा से ज्यादा, आधे घंटे से ज्यादा 4:34 हो रहा है। अब जाना मुझे भी है। देखिए भगवान कहाँ रहना सर नहीं तो सिंपल चले चल चल मैं चल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, देखो ये बता रहा था तो मैंने बताया था गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट क्या शो करता है? टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी शो करता है ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैंने बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज द साइन ऑफ सोशल जस्टिस विच इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट लाइक इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट इसके लिए कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है? गवर्नमेंट इसके लिए बेटा प्रोग्रेसिव टैक्स की पॉलिसी अडॉप्ट करती है। प्रोग्रेसिव टैक्स की पॉलिसी गवर्नमेंट इसके लिए कौन सी टैक्स की पॉलिसी अडॉप्ट करती है? प्रोग्रेसिव टैक्स की पॉलिसी। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट इसके लिए। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं बेटा? इसका हायर बर्डन ऑन रिचर सेक्शन, हायर बर्डन ऑन richer section and low burden on poor section। पुअर या वीकर सेक्शन भी लिख सकते हैं, वीकर सेक्शन थोड़ा सा रहेगा। वीकर सेक्शन
गवर्नमेंट इसके लिए बेटा क्या करती है, एक पॉलिसी अडॉप्ट करती है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। मैंने बताया भी था प्रोग्रेसिव टैक्स कौन से टैक्स होते हैं जिनका जो इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ टैक्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। टैक्स रेट इनकम इंक्रीज के साथ साथ इंक्रीज होती है। और गवर्नमेंट जो लोग जो पुअर क्लास होते हैं उनको बेटा क्या गवर्नमेंट उनको क्या फैसिलिटी देती है, उनको टैक्स फ्री करती है। उनके लिए गवर्नमेंट उनको टैक्स फ्री रखती है। और जो पुअर लोग होते हैं, इट मींस बिलो टू पॉवर्टी लाइन, उनको नेसेसरी गुड्स अवेलेबल कराती है एट necessary goods provide to those people who live below to poverty line, ठीक है। जो पोवर्टी लाइन के नीचे लीव करते हैं उन लोगों को बेटा नेसेसरी गुड्स अवेलेबल कराती है एट चीपेस्ट रेट पे अवेलेबल कराती है। तो ये बेटा का क्या होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट होता है कि हर साल इंडिया जैसी कंट्री का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि लोगों तक इनकम को लोगों तक रिडिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किसकी फॉर्म में, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्ट है। गवर्नमेंट इसके लिए प्रोग्रेसिव टैक्स की पॉलिसी अडॉप्ट करती है। तो हाई बर्डन ऑन दी रिचर सेक्शन पे आता है, लो बर्डन किस पे आता है बेटा, पुअर सेक्शन पे आता है। और पुअर क्लास को टैक्स पे दिया जाता है। और जो बिलो टू दूसरा पोवर्टी खलवा लाइन दूध दली खलवे देना इन्हें के खलवा दे दिए दे बटुआ तेरा नाम दलकुन से खलवे से दली तो 2 रुपीस केजी में राइस मिल टमाटर जाता है। टमाटर ना नाम दिए केजी में क्या मिल जाता है, तो हमसे मांग भी तो तब ने कि अब खलवा दो के खलवा ही दवाएंगे। अच्छा मिल जाता है। खलवा वगैरह हमरा तो दिलता पका अगर लला को हम तो सामने हमारा मांग ले देख तोरे पका दबा। हमरे पकड़ा दबो तू कहते तो खाना दे दिया ऐसे कैसे जब तक वो पका दे हाई क्वार्टर में यूट्यूब पे डाल के ऐसे कैसे खालक दे दिया। इसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। एमएसपी के पीछे ड्रामा है सारा। नियम सपोर्ट प्राइस 11th में मैंने पढ़ाया था आपको। थर्ड होता है जब भी गवर्नमेंट आती है तो उसका एक फंक्शन क्या होता है बेटा, आपको याद होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखना। अब आपको पता है इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, एक बिजनेस साइकिल चलती रहती है। बिजनेस साइकिल बोल दो या इकोनॉमी के अंदर कुछ मार्केट फोर्सेस होते हैं। इकोनॉमी में कुछ मार्केट फोर्सेस होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और ये बेटा क्या होता है, बिजनेस साइकिल वैसे ड्यू टू बिजनेस साइकिल भाई कभी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, कभी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ये क्या होते रहते हैं बेटा, फ्लक्चुएटिंग होते रहते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग होते रहते हैं। फ्लक्चुएट होने की वजह से बेटा इकोनॉमी के अंदर दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाती है बेटा, इनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो इस कंडीशन को गवर्नमेंट ठीक कैसे करती है, इन दोनों प्रॉब्लम को गवर्नमेंट करेक्ट कैसे करती है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के पास बजट एक ऐसा टूल्स है। गवर्नमेंट हैव अ टूल इन काइंड ऑफ बजट की फॉर्म में या इन फॉर्म ऑफ बजट की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास ऐसा टूल्स है जिससे बेटा गवर्नमेंट क्या करता है, इन दोनों कंडीशन को ठीक करती, करेक्ट करती है और इकोनॉमी के अंदर क्या लाती है, स्टेबिलिटी लाती है। तो कैसे लाती है स्टेबिलिटी, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन केस में गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन के केस में आपको याद होगा कि पब्लिक डिमांड ज्यादा कर रही होती है। जब पब्लिक डिमांड ज्यादा कर रही होती है तो उस कंडीशन को कैसे ठीक किया जाता है भाई, इन्फ्लेशन के केस में जब पब्लिक डिमांड ज्यादा कर रही होती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाता है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन जब पब्लिक डिमांड ज्यादा कर रही होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, टैक्स की जो रेट होती है, उनको इंक्रीज कर देती है। और सब्सिडी क्या कर देती है, सब्सिडी डिक्रीज कर देती है। मतलब टैक्स बढ़ा देती है और एक्सपेंडिचर कम करती है ताकि लोग डिमांड क्या करें बेटा, जैसे ऐसे करती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और डिमांड जैसे डिक्रीज हो जाती है तो ये प्रॉब्लम करेक्ट हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। बट इन केस ऑफ डिफ्लेशन
इन केस ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन केस में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। डिफ्लेशन केस में गवर्नमेंट क्या करती है, डिफ्लेशन में जब डिमांड कम हो रही होती है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट चाहती है लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज करना, तो टैक्स रेट क्या कर देती है गवर्नमेंट, टैक्स रेट कम कर देती है और सब्सिडी क्या कर देती है, सब्सिडी इंक्रीज कर देती है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इससे डिमांड इंक्रीज हो जाती है और ये प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, इन दोनों प्रॉब्लम को ठीक करती है। क्लियर हो रहा है बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं? इसके बारे में काफी अब मैं एक बार बोलते लिख रहा हूँ, देखना पूरा पॉइंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है मींस एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी प्राइस लेवल फ्लक्चुएट ना हो लार्ज लेवल पे। जब प्राइस लार्ज लेवल पे फ्लक्चुएट होता है वो इनस्टेबिलिटी होती है। इनस्टेबिलिटी किस केस में होती है, इन्फ्लेशन केस में, डिफ्लेशन केस में। कहते हैं टू मच फ्लक्चुएशन इन द प्राइस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। अगर प्राइस का लेवल ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, इट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी एज दे क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी, जिससे इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटी आ जाती है। जैसे अभी काफी गुड्स के रेट एकदम हाई हो गए थे इकोनॉमी में अभी कोविड के चक्कर में, तो ये पूरा अनसर्टेन था ना, तो इससे इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। कहता है स्टेबिलिटी इज द प्राइस लेवल इन द कंट्री इज नेसेसरी टू क्रिएट बिजनेस एनवायरनमेंट। एक बिजनेस के एनवायरनमेंट को बनाने के लिए प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, कहता है गवर्नमेंट कैन एक्साइज कंट्रोल फ्लक्चुएशन थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। कहता है गवर्नमेंट जो है फ्लक्चुएशन होता है इसको कैसे कंट्रोल कर सकती है बेटा, टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल कर सकती है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को क्या करती है बेटा, एग्रीगेट डिमांड हाइयर होती है किससे, एग्रीगेट डिमांड हाइयर होती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। मतलब सप्लाई तो इकोनॉमी में क्या होती है, सप्लाई तो 100 की होती है बट बायर ज्यादा हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में प्राइस लेवल बहुत ज्यादा हाई जाने लगता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट में डिस्करेज स्पेंडिंग बाय इंक्रीजिंग टैक्स। गवर्नमेंट चाहती है लोग कम एक्सपेंडिचर करें, जिसमें से टैक्स रेट को बेटा क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। एंड रिड्यूसिंग इज एक्सपेंडिचर, और अपने एक्सपेंडिचर मतलब सब्सिडी को कम कर देती है। ठीक है। दिस विल डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाती है। एंड टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, और जो प्रॉब्लम कौन सी करेक्ट हो जाती है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम करेक्ट हो जाती है। एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ डिफ्लेशन का मतलब इसका उल्टा हो जाता है। बच्चा समझ आया नहीं आया बताओ। क्वेश्चन बेटा आया समझ में? यस सर। मतलब है जब इकोनॉमी के अंदर देखो प्राइस लेवल थोड़ा बहुत राइट होता है, वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होता। कहते हैं जब प्राइस लेवल ना एक हाई लेवल पे चले आता है, जब टू मच फ्लक्चुएशन इन द प्राइस, जब ज्यादा प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, या तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा हो या तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा हो, इट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। और वो कंडीशन कौन सी होती है बेटा, या तो इन्फ्लेशन की होगी या तो डिफ्लेशन की होगी। प्राइस लेवल बहुत हाई जा रहा है तो इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल बहुत लो जा रहा है तो डिफ्लेशन। तो इस तरीके से इसको बेटा कंट्रोल में लाया जाता है। और एक इसका ऑब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपको पता ही है। ये ऑब्जेक्ट तो हर किसी के, ये अगर आपके नोट्स में मैंने ये वाला पॉइंट सर नहीं लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा होगा तो बुक में से आप कर सकते हो, बुक में मे भी दिया हो उस टाइम ये पॉइंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज का मतलब होता है, अगर आपने ये तो पढ़ भी रखा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जब इकोनॉमी के अंदर लगातार क्या होती है, एक सस्टेनेबल मतलब लगातार आगे भी चल के, अभी भी और फ्यूचर में भी इंक्रीज इन रियल जीडीपी। कौन सा जीडीपी बढ़ना चाहिए, रियल जीडीपी। जब किसी कंट्री के अंदर लगातार रियल जीडीपी बढ़ता रहता है तो बेटा वही इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो प्राइस के अकॉर्डिंग चलता है, तो वो किसी इकोनॉमी के लिए बेस्ट नहीं माना जाता। जो बेस्ट माना जाता है इकोनॉमी के लिए, हमेशा कौन सा जीडीपी बेस्ट माना जाता है बेटा, वो रियल जीडीपी बेस्ट माना जाता है। तो हर इकोनॉमी का एक गोल क्या होता है, अपनी जीडीपी को तेजी से बढ़ाना। एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ, भाई जीडीपी कैसे बढ़ेगा, जब एंड इंक्रीज in volume of goods and services reduce
produced in an economy, in an economy, government budget can be an effective tool to ensure the economic growth of the country, economic growth of the country, growth of the country। देखिए इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट आपको लर्न करने के लिए इतना सा लर्न करना है, इसके साथ मर्ज कौन सा पॉइंट करना होगा। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज सस्टेनेबल इंक्रीज रियल जीडीपी, जब कंट्री देश के अंदर लगातार रियल जीडीपी बढ़ता है, एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, जब इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन in the economy, government budget can be effective tool to ensure the economic growth of the country। गवर्नमेंट के पास बजट एक ऐसा इफेक्टिव टूल्स होता है बेटा जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर सकता है, मतलब उसका इंक्रीज होना इंश्योर कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, गवर्नमेंट इसके लिए टैक्सेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करती है। कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, टैक्सेशन, वही वाला बता देना इसमें, टैक्सेशन में वही प्रोग्रेसिव वाला बता देना, इतना प्रोग्रेसिव वाला बता देना, ये नोट्स में दिया हुआ है। ये पॉइंट ना ये नोट्स में नहीं दे रखा है इसलिए मैंने लिख दिया है थोड़ा इसके बारे में। इसके अंदर टैक्सेशन वाला बता देना और एक्सपेंडिचर वाला बता देना। एक्सपेंडिचर वाला, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करती है, गवर्नमेंट इंकरेज करती है, खादी वाला बता सकते हैं इसमें, खादी वाला एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। तो मैंने मेन चीजें लिख दी है जिससे कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे, ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाले में मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट में मिल जाएगा लिखा हुआ। तो ये आप पॉइंट इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। बच्चों रब कर दूं उसको, नंबर मिटा दूं? हाँ भाई। देखिए अब एक लास्ट इसका और बता देता हूँ मैं, एक इसका आप लिखते हो, क्या लिखोगे इसमें आप इसमें एक लिख लो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। जब भी बजट आता है तो उसके अंदर एक चीज जरूर मेंशन की जाती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इस साल इतना एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के ऊपर खर्च करेगी गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मतलब गवर्नमेंट बजट बेटा किस पे एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट बजट जनरेट the government budget shows different government budget shows expenditure on employment programs and policies during an accounting year। जिस अकाउंटिंग ईयर का बजट बनके तैयार होता है उस साल गवर्नमेंट बजट क्या शो करता है, जिस साल का गवर्नमेंट बजट बन रहा होता है गवर्नमेंट बजट शो करता है एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जिस साल का बजट बनके तैयार होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें बहुत सारा पैसा स्पेंड करती है, किसपे, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के ऊपर और पॉलिसीज के ऊपर। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के ऊपर और पॉलिसीज के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, खर्च करती है पैसा। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है पूरा। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल आपके हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव आपके हो गए हैं और तो मैं सारा करा ही चुका हूँ आप लोगों को, है ना। जो कुछ आएगा वो इसमें से आएगा, इससे आगे कुछ नहीं आने वाला। बस घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा। जैसे अभी मैं बुक उठाता हूँ, बुक के अंदर एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, इसके क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। जैसे काफी बच्चे ना कईयों के टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में, आपका जो मैंने देखिए ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिख रहे होंगे आपको। देखिए
जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये 6 मार्क्स में पूछा गया था, कैटेगरी द फॉलोइंग इनटू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको बताना होगा इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो देखिए इस तरीके से आपको बेटा वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्या होंगे बताइए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्या होंगे, दीप्ति बताओ क्या होगा। सर कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सर में दीप्ति ने सही बोल दिया। देखो लेकिन आपको रीजन भी देना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर बिकॉज इट क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरीके से आपको रीजन भी देना पड़ेगा। आप ये बता दोगे ये एक्सपेंडिचर कौन सा, इसके मार्क्स मिलते, आपको जब तक रीजन नहीं दोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सब्सिडी कौन सा एक्सपेंडिचर है, सब्सिडी पर ईयर बार बार करनी पड़ती है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिडक्शन इन लायबिलिटी। मतलब वही वाली बात है, इसकी डेफिनेशन दे दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल एंड बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग बनवा दी है, तो भाई क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो जाते हैं, बड़े आपके, कैपिटल। ठीक है। डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर जो पैसा खर्च करती है वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मैंने उसके बारे में बताया था कि वो हर साल करना ही पड़ता है, उससे कोई गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होता। तो कहता है इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिडक्शन लायबिलिटी। मतलब इससे कोई गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता, ये पैसा करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट के एसेट्स कम तो हो सकते हैं बट बढ़ नहीं सकते। रीपेमेंट ऑफ लोन, देखिए ये वाला आंसर जिस बच्चे ने बता दिया उसे मान जाऊंगा। ये वाला आंसर जिस बच्चे ने बता दिया रीपेमेंट ऑफ लोन विद इंटरेस्ट, ये मैंने पूछ लिया है लग रहा है मुझे आप लोगों से। कौन बच्चा बताएगा ये वाला पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ लोन विद इंटरेस्ट। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, रीपेमेंट ऑफ लोन विद इंटरेस्ट बताइए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रीपेमेंट ऑफ लोन विद इंटरेस्ट। बताइए बच्चों। हाँ जी बता रहा है कोई सर सर कैपिटल हाँ एक्सपेंडिचर किसी बताओ, बहुत बढ़िया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, शाबाश। और सर किसी आप बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही होंगे कैसे बेटा। सर, क्योंकि सर इसमें गिवन है कि रीपेमेंट ऑफ लोन विद इंटरेस्ट, तो सर इसमें जो रीपेमेंट है वो तो मतलब लोन वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, हाँ जी क्योंकि वो लायबिलिटी रिड्यूस कर देगा गवर्नमेंट का। हाँ जी और इसमें कौन सा है, और ये जो है ना रीपेमेंट और इंटरेस्ट जो है ना सर, हाँ जी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ बहुत बढ़िया, इस बच्चे का आंसर एकदम सही है। ये बेटा इसमें दो आंसर थे, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये क्वेश्चन देखो पूछा गया एग्जाम में, जो रीपेमेंट ऑफ लोन है ये दो आंसर पूछे गए हैं इसमें। रीपेमेंट ऑफ ऑन लोन, जो रीपेमेंट ऑफ लोन कराए ये तो क्या होगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये आपका क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली रीपेमेंट ऑफ लोन करे, लेकिन विद इंटरेस्ट जोड़ के पूरी कहानी बदल दी इन्होंने। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कौन सा अमाउंट होता है, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो कौन सा अमाउंट होता है बेटा, वो रेवेन्यू आपका अमाउंट होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कौन सा अमाउंट होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसके दो आंसर थे। तो इसके अंदर रीपेमेंट ऑफ लोन क्या होगा बेटा, आपका रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बिकॉज इट्स रिड्यूस इन लायबिलिटी या इट्स रिडक्शन इन लायबिलिटी। और आपका रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, या इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इट्स ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट रिड्यूस एसेट्स। इसका आंसर ये लिखते हैं आप। समझ आया बेटा सबको। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको टेस्ट में मिलेंगे, ध्यान रखना। अब कभी आप लोग सोचो टेस्ट एकदम ऐसे ही आ जाएगा उठ के, ये वैसे सारे क्वेश्चन मैंने ना बच्चों को जैसे डिस्कस करे थे, बट मैं आपके बैच से अभी ज्यादा कर नहीं पाया डिस्कस, तो आप टेंशन मत लेना, ये करा दूंगा मैं एक बार। जैसे क्वेश्चन है ना इनकी, या तो पीडीएफ बना के भेज दूंगा मैं आपको, आप लोग रीड कर लेना एक बार, आपके लिए भी सही रहेगा। और आप लोग अपनी बुक के अंदर बैठ जाना, बुक के अंदर ना जो संदीप की बुक है उसमें दे रखे हैं लाइन से काफी सारे, उनको पढ़ सकते हो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा बहुत आराम से।
थोड़ा सा मतलब जब सेल्फ स्टडी करोगे तो मैं आप भाई सबको ये सजेस्ट कह रहा हूँ कि 2-3 महीने बस अपनी 3 महीने मुझे दे दो अपने, आपके मार्क्स ना बहुत अच्छे आ जाएंगे सबके सबके 90 तो बोलूंगा नहीं 100 तक की कोशिश करूंगा पूरे, है ना। लेकिन बस ये है पूरी पंचुअलिटी का टेस्ट देना इस बार। बच्चे वो क्या करते हैं आपके बैच में वैसे सबसे ज्यादा टेस्ट देते हैं, लेकिन आपके बैच में 24 बच्चे हैं, टेस्ट केवल आता है 10-12 बच्चों को, अक्सर 13 बच्चे टेस्ट देते हैं। तो इस बार कोशिश करना सब बच्चे टेस्ट दो, क्योंकि इस बार मैं उसी दिन नेक्स्ट डे ही चेक करूंगा टेस्ट ना। सैटरडे को मैंने सैटरडे अच्छा फ्राइडे को तो टेस्ट है आपका, सैटरडे को फिर मैं चेक कर दूंगा, सैटरडे तक मैं फ्री भी हो जाऊंगा। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए बाय।